आज हम लोग नेट पेपर 1 के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने 10 क्वेश्चंस लिया है पेपर 1 के डिफरेंट पार्ट्स से। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज और आर कंट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति प्रत्यक्ष अधिगम में सहायक होती है? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग, टीम शिक्षण और व्याख्यान, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, सिमुलेशन और भूमिका निभाना, लेक्चर विथ और विदाउट ऑडियो विजुअल्स, ऑडियो विजुअल के उपयोग या उसके साथ या उसके बिना व्याख्यान, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट्स, कार्यशाला और असाइनमेंट में भागीदारी, MOOC मूक जिसको कहते हैं, एंड ह्यूरिस्टिक्स एंड इंटरैक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हमें चुनना है कि डायरेक्ट लर्निंग में क्या क्या चीज होगा। तो इसका ऑप्शन, सबसे पहले हमें ये इसको समझ लें कि प्रत्यक्ष शिक्षा होती क्या है। प्रत्यक्ष शिक्षा वह होती है जिसमें शिक्षक बिना किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के या बिना किसी मीडिएटर के शिक्षक मतलब खुद से सीधे ज्ञान प्राप्त करना, डायरेक्ट सीखना, जैसे आप नेट से पढ़ के सीख ले रहे हो। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से संभव है जो हाथ से या अनुभव से सीखने को बताते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज होता है? इसमें प्ले होता है, रोल प्लेइंग होता है। सिमुलेशन में क्या होता है, स्वांग बोलते हैं ना, कि जैसे क्लास में सिमुलेशन टीचिंग माइक्रो टीचिंग के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने ही दोस्तों को पढ़ाते हैं, अपने ही पीयर ग्रुप को पढ़ाते हैं, उसका क्लासरूम जैसा सीन बनाकर। तो हम सिमुलेशन टीचिंग वहां करते हैं जहां हमारे अपने ही पीयर ग्रुप को डायरेक्ट क्लासरूम में ना जाकर क्लासरूम से माहौल तैयार करके अपने पीयर्स को पढ़ाते हैं। या फिर वर्कशॉप पे क्या होता है कि पढ़ाया भी जाता है और सिखाया भी जाता है। मतलब आपको कोई चीज कर बनाने के लिए पहले सिखाया जाता है, फिर आपसे बनवाया जाता है। सपोज आपको चार्ट या मॉडल बनाना है, तो वर्कशॉप में आपको पहले सिखाया जाएगा कि कैसे चार्ट और मॉडल बनाया जाता है, फिर आपसे बनवाया जाता है। और असाइनमेंट क्या होता है, आपको क्वेश्चंस दिया जाता है जिसके आप आंसर्स लिख के आते हैं। इसके अलावा MOOC मूक जो होता है उसमें मूक में क्या होता है कि ये उच्च शिक्षा को ऑनलाइन सीखने की मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को मूक कहते हैं। MOOC। इसमें क्या है कि ये उच्च शिक्षा को ऑनलाइन बड़े पैमाने पर यहाँ पाठ्यक्रम ऑनलाइन मौजूद रहते हैं और इससे बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसका फायदा उठा सकते हैं। और ह्यूरिस्टिक में क्या है कि अपने से करना, बेहतर सीखने के लिए स्वयं सीखना, स्वयं से सक्रिय होना, प्रोजेक्ट मेथड जैसे होता है लर्निंग बाय डूइंग और काम में लगे रहना। और इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन में होता है कि आप एक दूसरे के साथ बात करके और आप इंटरेक्शन करके सीखते हैं। तो ये सारी चीजें टीम टीचिंग में हो गया कि ग्रुप में सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजों में हमें चुनना है कि डायरेक्ट टीचिंग का कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है। तो डायरेक्ट टीचिंग में हमारा क्या आता है, एक तो आता है सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। इसमें क्या होता है, इसको दूसरे कलर से करती हूँ मैं, कि आप क्लासरूम का सिचुएशन क्रिएट करते हैं और रोल प्लेइंग में आप टीचर का रोल या स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं। तो ये डायरेक्ट लर्निंग हुआ। फिर होता है आपका ये टीम टीचिंग में तो टीचर की जरूरत होती है, डायरेक्ट नहीं हुआ। लेक्चर विथ और विदाउट ऑडियो विजुअल में, जब लेक्चर में भी आपका नहीं, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट्स, यहाँ भी आप खुद से सीखते हैं। ठीक है, कार्यशाला और असाइनमेंट जब लिखते हैं आप तो खुद से लिखते हैं, या वर्कशॉप में आप जाते हैं तो खुद बनाना और सीखना शुरू करते हैं। और ये जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें आप डायरेक्ट लर्निंग करते हैं, और ह्यूरिस्टिक मेथड में भी प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा
आप खुद से करके सीखते हैं। इंटरेक्शन में तो आपका डायरेक्ट नहीं होता है, सामने कोई होता है जिसके साथ आप इंटरेक्शन करते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 1। सो आंसर इज ए, जिसमें आप प्रत्यक्ष अधिगम होता है, आपका लर्निंग खुद से होता है, डायरेक्ट सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एडोलेसेंट learner which determines his or her social and moral development is the, एक किशोर शिक्षार्थी की सबसे विशिष्ट विशेषता जो उसके सामाजिक और नैतिक विकास को निर्धारित करती है। किशोर शिक्षार्थी का एज क्या होता है? टीन एज में जो होता है ना, जिसकी एज 13 से 19, टीन एज जिसको कहते हैं। टीन एज क्या होता है? 13 ईयर्स से 19, जिसमें कि हम क्या बोलते हैं? टीन आता है 13 में, देखिए, ठीक है, टू 19 में भी आता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि इसमें सबसे विशिष्ट विशेषता क्या होती है, तो उसका है टेंडेंसी टू बी अवे फ्रॉम पेरेंट्स, तो है, लेकिन सबसे कैरेक्टरिस्टिक कंसर्न फॉर हीरो वर्शिप, फॉर इमुलेटिंग, अनुकरण के लिए पूजा करने वाले नायक की चिंता, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, मिक्सिंग अप विथ पीयर्स इन नेबरहुड, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि एडोलेसेंस जो है ना, किशोरावस्था एक डिफिकल्ट पीरियड होता है लाइफ का, तो बहुत स्ट्रेस स्टॉर्म का पीरियड होता है, सेल्फ एक्सप्लोरेट करने का पीरियड होता है, दुनिया के साथ इंटरेक्शन करने का समय होता है। ये क्या क्या चीज से इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? कंट्राडिक्शन, विरोध, फैंटेसीज, दिवा स्वप्न, सरप्राइजेज और अनिश्चितता का माहौल होता है। उनको बहुत सारी संभावनाएं भी दिखती हैं और बहुत सारे थ्रेट्स भी दिखते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है एडोलेसेंट में, तो सबसे पहला होता है कि उनके शरीर में ग्रोथ स्पर्ट, अचानक से विकास शुरू होता है, शरीर में चेंजेस आने लगते हैं, तो उससे वो उनके बॉडी चेंजेस जो आते हैं उससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता। दूसरा है कि फिजिकल अपीयरेंस जो होता है, उनके शरीर में जो बदलाव होता है उससे उनका इमेज बनने लगता है। तो ये फिजिकल ग्रोथ जो है टीनेजर को सेल्फ कॉन्शियस बना देता है, आत्म केंद्रित बना देता है, वो अनकोऑर्डिनेटेड उनका बिहेवियर हो जाता है, वो हमेशा शर्माए हुए होते या कंफ्यूज्ड होते हैं, और जो भी उनका बॉडी का पार्ट में जो भी चेंजेस उनको अनकंफर्टेबल करता है उसके लिए वो कंप्लेन करते हैं, और उसके अलावा लोग उन्हें चिढ़ाते हैं, टीज करते हैं, बुलिंग करते हैं, उससे उनका लाइफ और संकटग्रस्त हो जाता है। सेल्फ डिस्कवरी, एडोलेंस, किशोरावस्था, एडोलेसेंट जो है, एडोलेसेंट इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है कि अपने को वो डिस्कवर करते हैं। किशोरावस्था उनको अपने आप को खोजने में, स्वयं को जानने में व्यस्त हो जाता है उनका समय, या ये इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है, और वो हर रिलेशन में अलग अलग रोल प्ले करते हैं, और वो मोडी हो जाते हैं, कभी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कभी अपने को अगली समझते, कभी अपने को बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव समझते हैं, कभी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी लोगों से मिलना शुरू करते हैं। उस समय उनकी इच्छा इंडिपेंडेंस की होती है, वो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, और वो अपने पहचान की खोज में लगातार चिंतित रहते हैं। कभी कभी वो विद्रोही हो जाते हैं, रेबेलियन हो जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से डिफर करने लगते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते, ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है, उनको ईगो सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाता है, वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, और उनके होता है कि वो अपने केवल अपने बारे में सोचते हैं, खुद चाहते हैं कि लोग उनको नोटिस करें, उनको महत्व दें, और वो इमोशनली भी अनस्टेबल होते हैं, भावनात्मक रूप से भी, संवेगात्मक रूप से भी वो अस्थिर हो जाते हैं। अस्थिर होने से उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, और जो हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं उनका हमेशा उनके मूड स्विंग्स को उनके मूड्स को बदलता रहता है, मूड स्विंग्स होता है, उनमें जिज्ञासा हो जाती है, वो प्रयोग करना शुरू करते हैं, वो एडल्ट के बिहेवियर से फैसिनेटेड होते हैं, और कुछ एक्टिविटीज ऐसा करने लगते हैं जो उनके लिए फॉरबिडन होता है, जैसे रैश ड्राइविंग करने लगते हैं, या फिर
ड्रग्स को एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। उन पर अपने साथियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और उसके बाद उनका रिलेशनशिप का फोकस बदल जाता है। अब वो दोस्तों के प्रति ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं, पेरेंट्स से उनका फोकस हट जाता है और आदर्शवाद और धर्म के साथ उनका टकराव होने लगता है, परंपराओं से टकराने लगते हैं, उनके वैल्यूज बदलते हैं, वो मोरल वैल्यूज को कन्फ्रंट करते हैं या चैलेंज करते हैं, कभी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और लंबे समय तक किसी एक सोच पर नहीं बने रहते हैं। उसके अलावा उनका है कि वो चाहते हैं कि उनको महत्व मिले, सब लोग उन्हें महत्व दें। इस तरह से जो किशोरावस्था है या एडोलेसेंस पीरियड जो है वो बहुत टर्बुलेंट वाला पीरियड है। उस समय तूफान, संघर्ष, मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है और उस समय वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं और उनका बिहेवियर जो है वो सोशली कभी कभी अनएक्सेप्टेबल होता है। तो इस समय जो उनका होता है हीरो वर्शिप उनका बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। हीरो वर्शिप अनुकरण के लिए वो क्या करते हैं, किसी को हीरो बना लेते हैं और उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, उसके हेयर स्टाइल्स को अपनाते हैं, उसके कपड़े को अपनाते हैं। तो इस तरह से उस हीरो वर्शिप से उनका क्या होता है कि ये ऐसा फीचर हो जाता है जो उनके सोशल और मोरल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो इस समय किशोर शिक्षार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है कंसर्न फॉर हीरो वर्शिप, फॉर एम्यूलेटिंग। किसी हीरो को, किसी खिलाड़ी को वो अपना हीरो बना लेते हैं और उसकी तरह उसके हेयर स्टाइल, कपड़ों को ये करके अपना कर उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग स्टडी स्किल्स विद देयर इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक। इसमें कुछ स्किल्स दिया हुआ है, स्टडी स्किल्स, उसको कह रहा है कि मैच कराइए लर्निंग टेक्निक के साथ। तो विस्तृत पूछताछ पहला है, ये है अध्ययन कौशल सेट, अध्ययन कौशल सेट 1 और ये सेट 2। ठीक है, अध्ययन कौशल और सीखने की तकनीक। इसमें पहला है विस्तृत पूछताछ, अभ्यास परीक्षण, स्व स्पष्टीकरण, इंटरलीव्ड अभ्यास। अब एलाबोरेटिव इंटेरोगेशन जिसे हम कहते हैं विस्तृत पूछताछ, तो ये क्या है कि इसका आंसर होगा एलाबोरेटिव विस्तृत पूछताछ की आंसरिंग व्हाई ए फैक्ट इज ट्रू। विस्तृत पूछताछ का अर्थ है एक तथ्य सत्य क्यों है इसका उत्तर करना, मतलब कोई भी चीज का कोई भी क्वेश्चन है उसको या किसी भी फैक्ट को बताना कि क्यों ये ट्रू है, तो इसका एलाबोरेट करना, इसका पूछताछ करके इसका विस्तृत वर्णन करना। दूसरा है प्रैक्टिस टेस्टिंग। प्रैक्टिस टेस्टिंग का मतलब है अभ्यास परीक्षण। अभ्यास परीक्षण का मतलब होता है टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न। आप जिस सामग्री को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर अपने को टेस्ट करना कि कितना आप समझे, कितना पढ़े, मतलब पढ़ने के बाद टेस्ट देना, क्वेश्चन का आंसर देना, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। फिर है सेल्फ एक्सप्लेनेशन। सेल्फ एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं explaining what a section or text or an example problem means to। स्व स्पष्टीकरण में यह समझाना है कि कोई भी पाठ का एक भाग या उदाहरण या समस्या आपके लिए क्या मायने रखती है, मतलब आपने उसको क्या समझा है, उसका क्या अर्थ आपने निकाला, ये बताना। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस का मतलब है मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम टुगेदर व्हेन स्टडीइंग, मतलब पढ़ाई करते समय विभिन्न प्रकार की समस्याओं को एक साथ मिलाना। मिलाने का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं या जो स्किल हैं को आप सीख रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि आपको अगर दो से ज्यादा चीजों को सीख रहे हैं तो एक समय में एक स्किल पर पूरी तरह से फोकस करना, ताकि आप उसको समझ सकें तो फिर अगला वाला को आप सीख सकें। मान लीजिए कि आप टॉपिक ए और बी सीख रहे हैं, तो आपको एक दिन में केवल ए को प्रैक्टिस करें, अगले दिन बी को, ताकि आप दोनों को अलग अलग से अच्छे से समझ सकें। तो इस तरह से हमारा ए का आंसर हुआ 4,
बी का हुआ 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च the scope for creativity and imagination is the utmost, is the होगा is utmost। ओके ठीक है, अनुसंधान के निम्नलिखित में से किस चरण में रचनात्मकता और इमेजिनेशन इज अटमोस्ट मतलब सबसे ज्यादा है? आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, figuring out the related studies and techniques used by other researchers, अनुसंधान समस्या की का पहचान करना, उसे परिभाषित करना, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम आप रिसर्च के लिए ले रहे हैं उसको पहचानना और उसे परिभाषित करना, फिर संबंधित अध्ययन से रिलेटेड स्टडीज और टेक्निक्स को जो शोधकर्ताओं ने यूज किया है उसका पता लगाना, फिर चरों की पहचान करना और हाइपोथेसिस परिकल्पना करना, फिर डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट, डेटा का विश्लेषण, जो आपने डेटा आंकड़े इकट्ठे किए उसका विश्लेषण करना और परिणामों की प्रस्तुति करना। तो आपका क्या है कि किस चरण में रचनात्मकता और कल्पना की गुंजाइश सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा आपकी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी किसमें दिखेगी कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें आप कि कौन कौन से चर हैं, चरों की पहचान करना, कौन कौन सा वेरिएबल्स आप ले रहे हैं और क्या आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं, परिकल्पना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं लिख दूं यहाँ सर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आज हमने 10 क्वेश्चंस लिया है। तो एक कॉलेज टीचर डज रिसर्च, एक कॉलेज का शिक्षक जो है छात्र और छात्रावासों के लिए दी गई घरेलू स्थितियों से संबंधित उनका जो रियलिटी सिचुएशन ऑफ होम कंडीशन जो छात्रों और हॉस्टल्स का है जो प्रोवाइड किया गया है उसकी वास्तविकता को दिखाने के लिए शोध करता है। तो कौन सा शोध इसमें उसको सबसे हेल्पफुल होगा? तो इसका आंसर जानने के पहले हम चारों तरह के रिसर्च को समझ लें। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ना वो साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक परिकल्पना की जाती है, एक हाइपोथेसिस किया जाता है और वेरिएबल को रिसर्चर जो है मैनिपुलेट करता है, मतलब क्या करता है, कुछ को कंट्रोल करता है और कुछ को एक्सपेरिमेंट मतलब कंट्रोल वेरिएबल बनाता है, कुछ को एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। दो तरह के चर होते हैं, एक पर प्रयोग करता है, एक पर जैसे वो मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है कुछ नए तरीके से पढ़ाने का कोई टीचर, तो क्या करेगा, आधा क्लासरूम को ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाएगा, आधा क्लासरूम को नए तरीके से डिजिटल तरीके से पढ़ाएगा। तो उसने कंट्रोल कर दिया ट्रेडिशनल के लिए और एक्सपेरिमेंटल के लिए पढ़ाने के लिए दो ग्रुप बनाकर और तब पढ़ाकर उनके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करता है। तो इसमें क्या करता है कि मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर ने मैनिपुलेट किया ग्रुप्स को, कुछ को डिजिटल के लिए रखा, कुछ को ट्रेडिशनल के लिए, और उनके रिजल्ट को कैलकुलेट किया और कंपेयर किया। तो इस तरह से और उसने हाइपोथेसिस उसके पहले उसे बनाना होता है। और मान लो उसने हाइपोथेसिस बनाया कि डिजिटल तरीके से पढ़ने वाले बच्चों ने जल्दी सीखा, तो जब वो टेस्ट करता है दोनों तरीके से पढ़ाने के बाद और दोनों के रिजल्ट को जब कंपेयर करता है, तो जब उसका अगर ये सच होता है कि डिजिटल वाले ज़्यादा अच्छा से सीखे हैं तो उसका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, अगर ये गलत होता है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। तो ये हुआ प्रायोगिक अनुसंधान। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो उस यहाँ पर कॉलेज टीचर प्रायोगिक नहीं करता। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है कि यहाँ एक ऐसा मेथड है जो कि क्या करता है कि जो वेरिएबल का हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स होम कंडीशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड हॉस्टल्स प्रोवाइडेड फॉर के लिए हम कर रहे हैं, तो क्या करेगा कि अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा वेरिएबल्स का, स्टूडेंट्स का। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च है या सोशल रिसर्च है, जो कि सर्वे रिसर्च है और किसका करता है,
क्वांटिटेटिव रिसर्च का, मार्केट का रिसर्च करता है कि किसी प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, कितना बिक्री है, इस तरह की चीजें होती है। तो ये वहां पर ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में इसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च भी कहते हैं। ये क्या है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च में हम क्या करते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च पहले समझ लो कि यह एक रिसर्च है जहां पर कि आप लोगों को उनके कल्चरल सेटिंग में देखते हैं, जिस तरह का वो जहाँ रहते हैं उसी में जाकर आप उनका अध्ययन करते हैं और पर्टिकुलर कल्चर के बारे में आप कुछ नैरेटिव अकाउंट बनाते हैं। इसमें क्या है कि आप देखते हैं कि कैसे वो एक दूसरे से बात करते हैं, उनका सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है। तो ये एथनोग्राफिक हो गया। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च में क्या होता है कि आप उनके साथ उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और ये आप ग्रुप के एक हिस्सा हो गए, पार्टिसिपेंट हो गए, उस ग्रुप का एक प्रतिभागी बन गए और उनका अध्ययन आपने किया और डेटा कलेक्ट किया। तो ये हमेशा ये हो सकता है कि आप उस ग्रुप में शामिल हो गए और उनका अध्ययन किया और उनको पता भी नहीं चला। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो रिसर्च करने गया है वो उस ग्रुप को पता हो कि उन पर रिसर्च किया जा रहा है। ठीक है। तो और एथनोग्राफिक रिसर्च का हो गया कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मान लीजिए मानव विज्ञानी है, वो किसी द्वीप में जा रहा है और उस सोसाइटी में रहकर उनके बारे में जान रहा है, रिसर्च कर रहा है उनके कल्चर को। तो ये हो गया एथनोग्राफिक। ठीक है। तो आंसर यहाँ होगा पार्टिसिपेंट, मतलब उसमें शामिल होकर उसके बारे में अध्ययन करना और कोई जरूरी नहीं कि उस ग्रुप को पता चले कि वो उसमें, जैसे स्टूडेंट के साथ शामिल होकर टीचर देख रहा है, अध्ययन कर रहा है और बच्चों को पता भी नहीं हो सकता है कि टीचर उन पे स्टडी कर रहे हैं। अगला है इन केस ऑफ पॉपुलेशन, अनुसंधान जनसंख्या की प्रकृति में विषम है। रिसर्च हेट्रोजेनस मतलब अलग अलग तरह की जनसंख्या है। तो जो स्टडी जिसका किया जा रहा है तो उसमें कौन सा सैम्पलिंग यूज होगा, तो उसमें स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज होगा। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो पूरे पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स को चिट बनाकर हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी स्कूल के 500 बच्चे हैं और उसमें से हमें 100 सैंपल लेना है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा कि 500 बच्चों के नाम के चिट बन जाएंगे और एक बॉल में ये चिट सब रखा रहेगा और इस चिट में से हम 100 चिट उठा लेंगे। तो इसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसमें पॉपुलेशन का जो है ना डिवीजन कर दिया जाता है स्मॉलर सब ग्रुप में। तो इसे हम स्ट्रैटिफाइड अलग अलग स्ट्राटा में बांट दिया जाता है ताकि उसमें से फिर हम को चुनने में बहुत ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं। सपोज किसी कंपनी में से हमें कुछ एम्प्लॉयज का सैंपल लेना है और वो कंपनी 3 भाग में बटी है, एक मैनेजमेंट, एक ऑफिसर्स और ये वर्कर्स। तो ये स्टार्टा हो गया। तो ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का ही हुआ। तो हर ग्रुप से हमने सपोज 75 लेना है तो 25 सैंपल्स ले लिया। तो इसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, जिसमें कि क्या है कि जनसंख्या की प्रकृति विषम है, कोई मैनेजमेंट ग्रुप है, कोई ऑफिसर ग्रुप है, कोई वर्कर ग्रुप है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड और इसका आंसर भी वही होगा। और क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि हम क्लस्टर में बांट देते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं कि जब बहुत होमोजेनस होते हैं और होमोजेनस होने के बावजूद भी
क्लस्टर रिसर्च, जब क्लस्टर सैम्पलिंग होता है तो पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया जाता है, क्लस्टर में, और उसके बाद क्या करता है कि इस क्लस्टर में से वो सैंपल उठा लेता है जो रिसर्चर होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है। जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज होता है तो अगर वो ज्योग्राफिकली बहुत स्पर्स्ड है, सपोज कि किसी कंट्री का हमको सैंपल निकालना है, तो कंट्री को स्टेट में बांटेंगे, स्टेट को फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटेंगे, और उसमें से फिर हर स्टेट्स का, डिस्ट्रिक्ट का, फिर विलेजेस का लेंगे। इस तरह से जब सैंपल लेंगे तो इसे हम क्लस्टर सैंपलिंग कहेंगे। और सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है कि हम सैंपल लेंगे तो सैंपल का सिस्टमैटिक सैंपलिंग में एक सिस्टम के जरिए हम सैंपल इकट्ठा करेंगे। इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन हम एक ऑर्डर्ड सैंपलिंग फॉर्म में लेते हैं। तो जैसे सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है कि हम, हो सकता है कि हम कस्टमर का सर्वे कर रहे हैं, तो हर फोर्थ कस्टमर का हम सर्वे करेंगे। तो पहला फोर्थ हुआ, फिर दूसरा एट्थ होगा, फिर 12th होगा। तो इस तरह से जब हम लेंगे तो इसका ये सिस्टम जो होगा ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहलाएगा या व्यवस्थित नमूनाकरण कहलाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? सिस्टमैटिक स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, स्तरीय अनियमित नमूने का चुनाव, हेट्रोजेनस है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, which of the following statistical technique will be appropriate for data analysis when observations are available in the form of frequencies? क्या कह रहा है कि कौन सा सांख्यिकी तकनीक डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त होगा जब अवलोकन जो है, ऑब्जर्वेशन जो है वो किस रूप में है? फ्रीक्वेंसीज के रूप में। तो हमारा उदाहरण है पैरामेट्रिक टी टेस्ट, उसके बाद है नॉन पैरामेट्रिक यू टेस्ट, तीसरा है नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट एंड पैरामेट्रिक कोरिलेटेड टी टेस्ट। ओके, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है पहले ये समझिए। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है कि वो काई स्क्वायर में पाया जाता है। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है उसमें नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव पाया जाता है। और फिर मैन विटने यू टेस्ट भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जिसमें कि नल हाइपोथेसिस रैंडमली सेलेक्टेड होता है। तो हम एक एक करके पहले ये हर तरह के टेस्ट को समझें। पहला है पैरामेट्रिक टी टेस्ट। पैरामेट्रिक टी टेस्ट क्या होता है कि ये स्टैटिस्टिक्स का ये ब्रांच है जो ये मानकर चलता है कि सैंपल डेटा जो पॉपुलेशन से आ रहा है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा मॉडल किया हुआ है। तो टी टेस्ट क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो एक टी टेस्ट जो है ना, टी टेस्ट पैरामेट्रिक मेथड है। ये कब यूज होता है? जब सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी को बताता है। मतलब ये बेल शेप्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक इसका वेरिएंस इक्वल होता है ना, ऐसे होता है ना, इसमें ये नॉर्मल होता है, इसका वेरिएंस सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंस होता है। तो टी टेस्ट क्या है? उस केस में यूज होता है जहां पर एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को हम कहाँ डिवाइड कर सकते हैं? 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर वन ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रीटेड विथ ए, और दूसरा ग्रुप को हम बी से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो टी टेस्ट क्या है? टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है।
और ये इसमें क्या है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेल शेप्ड इसका शेप्ड होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली शेप्ड होता है इस तरह का। ठीक है, जैसे टू सैंपल टी टेस्ट है ना, इसमें क्या है कि ये डेविएशन क्या है, नॉर्मलिटी है, एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है डेविएशन। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बाद अब नॉन पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक यू टेस्ट। अब आ गया नॉन पैरामेट्रिक यू टेस्ट क्या होता है? नॉन पैरामेट्रिक यू टेस्ट जो है ना स्टैटिस्टिक्स में, जिसको हम इसको हम मैन विटनी यू टेस्ट कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन पैरामेट्रिक यू टेस्ट को हम का उदाहरण में क्या आएगा, मैन विटनी यू टेस्ट। ये क्या बताता है, ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल, देयर इज अ डिफरेंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस है या नहीं, ये बताने का। ये क्या कंपेयर करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिपेंडेंट वेरिएबल का वो सेम है दो ग्रुप के लिए या नहीं। ठीक है, अब तीसरा है नॉन पैरामेट्रिक काई टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट क्या बताता है? काई स्क्वायर क्या है? ये नॉन पैरामेट्रिक मतलब इसमें देखिए पैरामेट्रिक में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉन पैरामेट्रिक जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। इसमें नॉन पैरामेट्रिक जो होता है वो इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, इस तरह का डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टूल होता है। इसमें क्या होता है कि ये ग्रुप का डिफरेंस बताता है जब क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल नॉमिनल लेवल पे मेजर किया जाता है। जितने भी नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसमें काई स्क्वायर टेस्ट जो है ना वो यहाँ पर ये पॉपुलेशन में जब वेल रिप्रेजेंटेड, जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में ये वेल रिप्रेजेंटेड है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट हो रहा है, तब ये काई स्क्वायर टेस्ट नहीं अप्लाई होता। ये कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ पर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट का यूज होता है ऑब्जर्व रिजल्ट, कंपेयर करते हैं हम ऑब्जर्व रिजल्ट को, compares observed result with expected result। इस टेस्ट का क्या पर्पस है कि दो ऑब्जर्व डाटा और एक्सपेक्टेड डाटा में जो डिफरेंस है उसको बताना कि ये ड्यू टू चांस है, मतलब अकस्मात हो गया, या उन वेरिएबल में रिलेशन की वजह से, जिस वेरिएबल का आप स्टडी कर रहे हैं उनमें आपस में रिलेशन की वजह से है। फिर आपका आता है पैरामेट्रिक कोरिलेटेड टी टेस्ट। पैरामेट्रिक कोरिलेटेड टी टेस्ट, कोरिलेशन हम जानते हैं कि यह सहसंबंध को बताता है दो वेरिएबल्स के बीच। ठीक है, तो पैरामेट्रिक कोरिलेशन टी टेस्ट जो है ना ये पेयर टी टेस्ट है। मतलब क्या है कि ये इसको डिपेंडेंट या कोरिलेटेड टी टेस्ट इसलिए कहा जाता है कि यह एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि एवरेज या स्टैंडर्ड डेविएशन दो रिलेटेड ग्रुप का, ये टू रिलेटेड ग्रुप का क्या करता है,
का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करता है कि दो रिलेटेड ग्रुप को, कि यहाँ पर, और बतलाता है कि क्या इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सांख्यिकी तकनीक इन चारों में से सबसे ज्यादा उपयोगी होगा जब ऑब्जर्वेशंस आर अवेलेबल इन फ्रीक्वेंसी फॉर्म। तो इसमें जब फ्रीक्वेंसी होगा तो हमको ये देखना है कि ऑब्जर्व्ड रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या अंतर है। तो ये हमारा आंसर होगा, सबसे उपयुक्त टेस्ट होगा। आंसर इज सी, काई स्क्वायर, नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में अंतर बताता है। अब आ गया, a research scholar while finally reporting the research result in the form of thesis acknowledges the support of his or her supervisor in preface. This will be treated as, एक शोधार्थी शोध के परिणामों को थीसिस के रूप में अंतिम रिपोर्ट करते समय प्रस्तावना में, प्रीफेस होता है प्रस्तावना, अपने पर्यवेक्षक के समर्थन को स्वीकार करता है। मतलब उसके सहयोग को, यहाँ होगा सहयोग को स्वीकार करता है, किया या एक्नॉलेज। तो इसे क्या कहा जाएगा? शेयर फॉर्मेलिटी, नीडेड फॉर्मेलिटी, सुपरफ्लुअस, सरासर औपचारिकता या औपचारिकता की जरूरत या फालतू की हरकत नहीं। ये एथिकली, नैतिक रूप से ये जरूरी माना जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा 4D। ओके, ये हर रिसर्च करने वाला का नैतिक फर्ज होता है कि वो प्रीफेस में अपने सुपरवाइजर को एक्नॉलेज करे, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करे, उनके सहयोग को एक्नॉलेज करे। अगला क्वेश्चन है, a research method which focuses establishing causal relationship with control among variables, independent, moderator and dependent variable is called। अब बताइए, एक शोध विधि जिसमें स्वतंत्र चर, मॉडरेटर और आश्रित चर के बीच नियंत्रण और कारण संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है, उसको क्या कहते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो जहां पर चर होता है डिपेंडेंट मॉडरेटर, उसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में ही हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो रिसर्च मेथड जो कि कॉजल रिलेशनशिप इन तीनों के बीच में करता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और मॉडरेटर वेरिएबल के बीच में, तो इसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि रिसर्च डायरेक्टली मैनिपुलेट करता है। अभी हमने बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है ताकि इसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर स्टडी किया जा सके, देखा जा सके। रिसर्चर रैंडमाइजेशन का भी प्रयोग करता है ताकि वो देखता है कि दूसरे चीज का क्या, मॉडरेटर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जानने के लिए और उसका इम्पैक्ट को जानने के लिए वो क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। और ये डायरेक्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल मेथड सही आंसर है। लेकिन अब एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में क्या होता है कि ये एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें कि वो क्वालिटी जो भी है एग्जिस्ट, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कंपेयर किया जाता है। मतलब क्या है कि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में जब घटना घट जाती है उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रिसर्चर का कंट्रोल नहीं होता है। फिर सर्वे क्या है? सर्वे मेथड है कि डेटा आप कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो इसके लिए आप क्वेश्चनायर बनाकर लोगों से
लोगों का ओपिनियन लेते हैं। और केस स्टडी मेथड में एक यह लर्निंग टेक्निक है जिसमें कि किसी प्रॉब्लम को जो फेस कर रहा है उसके केस स्टडी, उसका रियल इशू क्या है, किस सिचुएशन में, मतलब उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स को स्टडी करना। केस स्टडी मेथड में हर परिस्थिति को, मतलब किसी बच्चे का अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा और उसका केस स्टडी किया जाएगा तो उसके जन्म से लेकर उसके पेरेंट्स, उसका घर की स्थिति, सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये लंबा स्टडी होता है। अगला क्वेश्चन है, जब लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल्स आर देयर, किसी भी क्लास में अगर विभिन्न प्रदर्शन स्तर वाले विभिन्न लेवल के स्टूडेंट्स हो तो एजुकेशन अंतःक्रिया के द्वारा, बातचीत के द्वारा, टीचर जब इंटरेक्शन के द्वारा समान रूप से शिक्षा प्रदान करना चाहे तो उसे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कम्युनिकेशन का? तो उसे पहला है टॉप डाउन एंड लीनियर। टॉप डाउन एंड लीनियर में क्या होता है कि पहले ऊपर से नीचे, फिर रैखिक, मतलब है कि टीचर को पहले टॉप डाउन एंड लीनियर मेथड में टॉप डाउन एंड लीनियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में टीचर क्या करता है कि कम्युनिकेशन जिस तरह से करता है, इंस्ट्रक्शंस जो देता है या सूचना देता है, तो वो हायरार्किकल ऑर्डर में देता है। पहले आप, मतलब क्या है कि पहले हाईएस्ट रैंकिंग से लेकर फिर धीरे धीरे नीचे के तक जाएगा। पहले हाईएस्ट रैंकिंग लोगों को बताएगा ऊपर। सपोज कि अगर इसे उदाहरण लें ऑफिस के रूप में, तो पहले ऑफिसर्स को, देन क्लर्क्स को, तब और बाकी के एम्प्लॉयज को जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन फिल्टर डाउन होता है। लीनियर में क्या होता है, लीनियर कम्युनिकेशन में कि एक ही डायरेक्शन में जाता है। जैसे मैं सेंडर एनकोड से मैसेज यूजर्स और रिसीवर को, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, ये लीनियर हो रहा है और आप उसको डिकोड कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनकर आप समझ रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी की सहायता से, मतलब टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। उसमें ईमेल, फैक्स, मोबाइल फोन्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो चैट, इस सब का यूज किया जाता है। इंडिविजुअल सेंट्रिक, जिसे हम आई सेंट्रिक भी कहते हैं। आई सेंट्रिक में क्या होता है कि ये नया अप्रोच है और इसमें स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज नहीं होता है, बल्कि किसी भी व्यक्ति का इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को अपने, मतलब ये रिजल्ट में क्या है कि हर व्यक्ति के डिमांड के अनुसार कम्युनिकेशन, मतलब कि यूजर के डिमांड के आधार पर कम्युनिकेशन। इसमें क्या करता है कि हम आई सेंट्रिक कम्युनिकेशन में यह एक ऐसा अप्रोच है जो कि इंडिविजुअल के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे का क्या विचार है इसको जानना। तो इसमें है कि आई सेंट्रिक में होता है कि आई इंडिविजुअल सेंट्रिक, मतलब कि मेरा क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी यूजर एनवायरनमेंट में। फिर है सेल्फ प्रोजेक्टेड। सेल्फ प्रोजेक्टेड में है कि किसी का सिचुएशन कैसा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक का सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी चीज दूसरे के द्वारा देखा जाए कि कैसे किसी भी व्यक्ति का क्या ऑब्जेक्टिव या क्या सिचुएशन में है और उसे किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, ये बताना सेल्फ प्रोजेक्टेड होता है। तो इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होना चाहिए। जब हम ज़्यादा लोगों को, जैसे मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो मैं ज़्यादा लोगों को इम्पार्ट कर सकती हूँ। ये इंटरेक्शन मेरा ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है अगर बहुत सारे लोग इसको देखते हैं।
तो इसलिए इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो जाएगा, अगर इसे अलग अलग लेवल वाले भी लोग देखेंगे, बड़े छात्र, बहुत अधिक संख्या में छात्र हैं, तो ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होगा और ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।